आखिर डोडा के अंदर क्यों है एजुकेशन डिपार्टमेंट सुर्खियों में, आपको बताना चाहेंगे। डोडा के अंदर आए दिन एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सवाल उठते हैं और आज फिर से डोडा के अंदर कुछ लोग आए हैं जो डोडा देसा के लोग हैं। लगभग देसा का इलाका यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से कुछ लोग आए हैं फिर से आज हमारे पास, जो मीडिया के सामने कुछ बातचीत करना चाहेंगे और कुछ वीडियोस हम ऐसी आपको दिखाना चाहेंगे जो आपके होश उड़ाएगी। बच्चों से काम करवाया जा रहा है स्कूल के अंदर। जो गिनती बिल्चा लेके बच्चा पढ़ने आता है उसको गिनती बिल्चा वहाँ पे दिया जाता है और ये बताया जाता है आप स्कूल के अंदर काम कीजिए, जो एक मजदूर का काम होता है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद जानेगी वो उनने कैसे वो काम करवाना है, मगर बच्चों से काम करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग भी हैं जिनने वीडियोस बनाई हैं और अलग अलग मुद्दों को लेके ये सामने आए हैं आज मीडिया के सामने। इनसे बातचीत करेंगे। क्या बताना चाहोगे, जिस तरह से आपने वीडियोज़ भी हमें भेजी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सवाल उठ रहे हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों को काम करवाया जा रहा है, थोड़ा सा डिटेल से बताएं पूरा मामला है क्या और किस इलाके के रहने वाले हैं आप? सर मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। मैं देसा मलान का रहने वाला हूँ सर। वहाँ पे हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ पे मतलब हमारे पास टोटल अभी 5 टीचर हैं, जिसमें 3 की पोस्टिंग है, 2 को अटैच किया गया सर। उसके बावजूद भी वहाँ पे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। जैसे हो गया सर, वहाँ पे आज तक 2016 से लेकर आज तक वहाँ पे सर जो भी फंड्स वगैरह आई वो यूटिलाइज नहीं हुई, वहाँ पे फंड्स वगैरह नहीं लगी है। उसके बारे में हमने प्रिंसिपल साहब से भी पूछा वहाँ के, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं जी ये फंड्स वगैरह आती मैं अपने सिस्टम से लगाता हूँ। उसके वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे बच्चों से काम लिया जा रहा है। उसकी क्लिप भी हमने वीडियो बनाई, वो वीडियो हमने डीसीओ साहब को भी पेश की वो वीडियो, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पे बच्चों से काम लिया जा रहा है सर। उसके अलावा ये होता है कि वहाँ पे सर जो नंदकिशोर जी टीचर है वहाँ पे सर, उन्होंने क्या किया कि सर 2021 में सर पेपर हुआ था 11th क्लास का सर। उसमें उन्होंने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ऐसी की कि कुछ बच्चों ने सब्जेक्ट हिंदी रखा था, किसी ने उर्दू रखा था और उनका सब्जेक्ट उन्होंने चेंज करके बोर्ड में भेज दिया। और जब पेपर आया तो पेपर के दौरान उनके सब्जेक्ट अलग निकले, उस दौरान वो फेल हो गए सर। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया कि उनकी एक भाभी सर, रिलेटिव अपनी भाभी है उनका सर वहाँ पे एग्जाम करवाया उन्होंने। उस टाइम वो हॉस्पिटलाइज थी, वो हमारे पास प्रूफ सबूत पूरा है। उसके बारे में हमने ग्रीवेंस में भी एक कंप्लेंट डाली हुई है, सीए साहब को कंप्लेंट की है, डायरेक्टर को कंप्लेंट की है, लेकिन इसके बारे में आज तक कोई एक्शन नहीं हो रहा सर। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है सर। उसके बाद सर मतलब वहाँ पे बच्चों से काम लिया जा रहा सर। जो आपने वीडियोस हमें भेजी हैं जिसमें काम करवाया जा रहा है, उस मुद्दे को थोड़ा बताइए, वो क्या करवाया जा रहा था? सर वहाँ पे कम से कम जो ग्राउंड है वहाँ पे सर कोई 20 फुट से 25 फुट सर कटाई है सर। वो बच्चों को गिनती बेलचे से कटाई करवाई जा रही है। उसके बारे में हमने सर वहाँ के सरपंच से भी अपील की कि ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। वहाँ के प्रिंसिपल से पूछा जब, वो बोल रहे नहीं जी बच्चे ऐसे वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमने बोला कि यहाँ के लिए कोई फंड्स वगैरह नहीं आती। उन्होंने बोला जी फंड्स वगैरह आती है लेकिन हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको। हम यही कहना चाहते हैं कि मासूम बच्चे को काम लिया जा रहा है, जो एक मजदूर का काम है या जो डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट कैसे उस काम को करवाएगा वो उनका मुद्दा है, वो उनका मसला है। मगर बच्चों से काम क्यों करवाया जा रहा है? जिनको एजुकेशन हासिल करनी है, उस स्कूल से अपना फ्यूचर बनाना है, उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। सर इस बारे में हम क्या बोलेंगे, अब ये तो डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट ही जानता है कि एक बच्चे से काम वहाँ पे लिया जा रहा है, उस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा सर। और उसके बाद सर उन्होंने मतलब जो रिजल्ट निकाला सर, उसका हमारे पास प्रूफ सबूत है सर। वो हॉस्पिटलाइज है, उसके बाद उसको टॉपर ऑफ द स्कूल यानी कि 11th क्लास की टॉपर वो आ रही है सर, उस पर भी आज तक एक्शन कोई नहीं हो रहा सर। तो सीओ साहब से कोई बातचीत वगैरह इस मुद्दे पे हुई, उनको क्या बताया आपने? सर सीओ साहब के साथ लगभग इस बारे में 4-5 महीने से मेरी बातचीत हो रही है। कल जब सीओ साहब के पास हम गए तो सीओ साहब को बताया कि साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हमने आपको वीडियो वगैरह दी, सब कुछ सबूत दिए, तो इस पर एक्शन कीजिए। उनका रिप्लाई ये आया कि अगर एक मर्डर हो जाता है, उन्होंने एग्जाम्पल दी, वो हमने मर्डर देख भी लिया, सब कुछ हो गया, उसको सबूत करने में 15 से 16 साल लग जाते हैं। तो ये और 16 साल लग जाते हैं तो वो सबूत तब सामने आता है। और उसके बाद हमने बोला कि हमने जब 5 महीने से सफ़र करें, इस पर कम से कम नज़र डालो, हमारी फाइल को देखो। उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं आपके काम के लिए पर्सनली यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ। यानी कि वो काम करने में राजी नहीं है, आपका जो मसला है उसको हल करने में राजी नहीं है वो? बिल्कुल सर 1% राजी नहीं है। हमने RTI 7/5/2022 को लगाई है सर, फिर सेकंड अपील कर ली हमने, फर्स्ट अपील की, फिर सेकंड अपील कर दी, आज तक उस RTI का कोई जवाब नहीं आया। वो RTI हमने इसलिए लगाई थी, वहाँ पे सर मिड डे मील का मसला है सर। वहाँ पे राशन ओपन सर टंकी में बाहर पड़ा हुआ सड़ा हुआ वो राशन बच्चे खा रहे हैं सर। वो क्लिप भी हमारे पास वीडियो, मिड डे मील का राशन आता है जी सर, लाखों का सर यहाँ पे घोटाला है। मिड डे मील का जो राशन आता है वहाँ पे सिर्फ खिचड़ी बनती है सर, खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं बनता। गवर्नमेंट हमें तो बहुत कुछ दे रही है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ है, वहाँ पे स्टाफ जो भी है वहाँ पे वो इंक्वायरी पे पता चला कि वो मिल के खा रहे हैं सर।
हायर अथॉरिटीज को क्या बताना चाहोगे, डिप्टी कमिश्नर डोडा को क्या बताना चाहोगे? सर डीसी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे एक कमेटी बनाई जाए जो संज्ञान लेगी और इस मसले को डीपली जाकर देखे कि मसला क्या है सर। वहाँ से सर बच्चों से डबल फीस ली गई है, डबल फीस का मसला सर। उसके बाद बच्चों के डबल फीस का मसला सर, वहाँ पे जैसे लड़कियों की गवर्नमेंट फीस कुछ परसेंट माफ़ करती है सर, वो भी माफ़ नहीं हुई है सर। कंप्यूटर फीस माफ़ होती, वो भी नहीं वहाँ पे हुई है सर। मतलब हमारे साथ नाइंसाफी हुई है वहाँ पे। और भी कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या और आप भी उसी इलाके के हैं? मैं उसी इलाके का हूँ, मैं मलान का ही रहने वाला प्रेमनाथ ठाकुर मेरा नाम है। प्रेमनाथ जी, जिस तरह से वीडियो आ रही है सामने बच्चों से काम करवाया जा रहा है, एक वीडियो ऐसी भी आई है जिसमें मिड डे मील का राशन है वो टंकी में रखा गया है, तो इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? बहुत ही बेइंसाफी हो रही है। आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को और सीओ साहब को कहना चाहता हूँ कि उधर अगर कल जहर खाकर जहर मिलाकर या कुछ भी हो सकता है, इस सड़े हुए राशन जो जमा है 16 से 18 क्विंटल इकट्ठा है, कई चूहे खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, वो बना कर आज देते जो हैं। राशन उनको अंदर रखना चाहिए वो बाहर क्यों रखा गया है, इसकी वजह सच्चाई क्या है? और इनकी वजह से बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रिंसिपल जी हैं वो बिल्कुल इसको यूज नहीं कर चाहते हैं। सही टाइम पर सही वक्त पर बच्चों को नहीं दिया गया। या तो ब्लैकमेल करेंगे बाद में, या तो ब्लैक करेंगे इस राशन को बाद में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या करेंगे। जो भी फंड्स हैं वो भी उधर यूज नहीं हुई आज तक, और कोई भी उनको टच से मस नहीं हो रहा। प्रिंसिपल साहब को हमें क्या करना चाहिए? हमने बहुत अपील की। देखिए, टीचर को बड़ा दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा उसको दिया जाता है, मगर अगर वो इस तरह की हरकत करेगा, इस तरह के जो बच्चों से काम लिया जाएगा या उनका जो फ्यूचर के साथ खेलेगा, तो क्या बताना चाहोगे? इससे बहुत अफसोस की बात है सर, बच्चों पर ऐसा खिलवाड़ करना। हम पहले कोविड के शिकार थे हैं, उसमें हमने जूझा, अब हम स्टाफ के शिकार थे। चलो इनकी डी साहब की कृपा से या सीओ साहब ने कोई 2-4 टीचर दे दिए, तब भी हम सेटिस्फाइड नहीं है, ना उधर कोई पूरा स्टाफ है। और आज हमारे साथ बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ खेला जा रहा है, तो हमारे बच्चे कहाँ तक पहुँचेंगे? इस इंडिया को डिजिटल इंडिया बोलते हैं और हमारे सुकूनों को ये हालत। साफ तौर पे इन्होंने बताया कि हमारे इस भारत को डिजिटल इंडिया बताया जाता है, मगर हालात आप देख लीजिए। मलान देसा के ये लोग हैं, डोडा से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी का इलाका पड़ता है। अभी भी उस इलाके के अंदर रास्ता प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा है, बिजली उस इलाके के अंदर नहीं है, और वहां से डोडा आज आए हैं और साफ तौर पर मीडिया के साथ मिले और काफ़ी दिनों से सीओ डोडा के पास भी जा रहे हैं, और उनसे जवाब क्या मिलता है वो आपने सुन लिया। और डोडा की मैं बात करूँ, खास करके अगर डोडा टाउन की मैं बात करूँ, टीचर आप देखेंगे जितने भी हमारे टी स्टॉल है उनको कामयाब किया गया है। जितने भी हमारे शॉप्स हैं, खाने पीने की जितनी भी दुकानें हैं, वहाँ पे पूरे दिन बैठे होते हैं, हाजिरी लगा दी। उसके बाद बहुत सारे टीचर जो हमने शहर के अंदर देखे, तो एक देसा का इलाका है, वहाँ पे किस तरह की हालत होगी। और साफ तौर पे जिस तरह से वीडियोज़ में आप देखेंगे कि टीचर किस तरह से काम करवाया जा रहा है बच्चों से, उनको ये बताया जा रहा है कि आप काम कीजिए, ग्राउंड के अंदर जो भी काम है उसको किया जाए। गिनती बिल्चा उनको हाथ में दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट पे सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा इस पर किस तरह का संज्ञान लेते हैं, हायर अथॉरिटीज पे किस तरह का संज्ञान लेती है, और इन लोगों को किस तरह का इंसाफ दिया जाता है, देखना ये होगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। इस वक्त हम मौजूद है इज्जत शाह कॉलोनी तारजुआ में। अगरचे हम देखें यहाँ पे लगभग रात के 1:30 बजे के आसपास जो है एक होलनाक आग की वारदात जो है पेश आई, जिसमें अगर हम देखें ये पूरा मकान जो है खाकिस्तर हुआ। और उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे नज़दीकी एक मस्जिद है और वो मस्जिद भी जो है बिल्कुल शहीद हो चुकी है। और मैं अपने कैमरामैन को बताऊँ कि वो पैन करके दिखाए यहाँ पे जो बिल्कुल जितना भी घर गृहस्थी का सामान जो था, लगभग अगर हम देखें लाखों में जो घर गृहस्थी का सामान होता है वो बिल्कुल खाकिस्तर हो चुका है। इनका कहना है कि जो कपड़े हमें लगा के थे वही लगा के जो है हमने अपनी जान बचाई, हमने अपने बच्चों को मुश्किल से बाहर निकाला, क्योंकि रात के 1:30 बजे जो है ये आग नमूदार हुई, जिसमें जो है पूरा घर का सामान, जितना भी घर गृहस्थी का सामान होता है, जो चावल वगैरह जितना भी है वो बिल्कुल खाकिस्तर हो चुका है। पूरा मकान जो है लगभग 100% जो है डैमेज हो चुका है। और यहाँ पे अगर जब ये आग नमूदार हुई तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला जो है उनको इतला दी गई और वो जो है यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद लगभग जो है इस आग पे काबू करने की कोशिश की गई। और जिसमें अगर देखा जाए, बताया जा रहा है कि इसमें जो है फायर एंड इमरजेंसी के जो 2 एहलकार है वो मामूली तौर पे भी जख्मी हुए, क्योंकि अगर बताया जा रहा है कि इसमें जो गैस सिलेंडर अंदर किचन में था वो फिर ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते जो है आग का रुख जो था बहुत भयानक था, जिसमें अगर देखा जाए ये पूरा मकान जो है खाकिस्तर हुआ है। और साथ ही साथ जो बिल्कुल नज़दीक में सामने जो मस्जिद थी वो भी शहीद हो गई, वो भी जो है इस आग की चपेट में आई और वो भी जलकर जो है पूरी तरह से जो है खाकिस्तर हुई है। और
आप ये विजुअल्स देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे अगर जो देखा जाए यहाँ की महिलाएं जो घर की वो किस तरह से रो रही है, फैमिली मेंबर्स किस तरह से रो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जो है इनके पास कुछ नहीं बचा है। जो कपड़े इनको लगा के थे वही जो है बचे हैं और बाकी कुछ भी नहीं। जो घर गृहस्थी का सामान जो है वो खाकिस्तान हो चुका है और साथ ही साथ पूरा मकान जो है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और मैं आपको बताऊं ये यहाँ पे आप विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पूरा मकान जो है पूरी तरह से जो डैमेज हो चुका है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ के जो ओनर है उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आज कितनी बजे ये आग लगी, कैसे ये नमूदार हुई। और बताया जाता है कि ये शॉर्ट सर्किट जो है शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग नमूदार हुई है और जिसमें आनन फानन में पूरे मकान को चपेट में लिया और साथ ही साथ जो नज़दीकी एक मस्जिद थी उसको भी जो है अपनी चपेट में लिया। मैं आपको दिखाऊँ ये विजुअल्स दृश्य आप अब ये किचन के दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये किचन का सामान पूरा जो है खस्तर हो चुका है, डैमेज हो चुका है। फिर देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है इनके पास, कुछ नहीं ये निकाल पाए हैं क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। अगर देखा जाए फायर एंड इमरजेंसी के 2 एहलकार इसमें ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, मामूली तौर पर जो है ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ जो फायर एंड इमरजेंसी और यहाँ के मुकामी लोगों की वजह से जो है इस आग पर फिर कंट्रोल पाया गया। यहाँ पर जो है नज़ीर साहब से भी बात करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे बात करने के लिए है जो ये हाउस ओनर है नज़ीर अहमद। नज़ीर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आग लगी। साहब किस पे लोग नार कस बजे गो नार स्टार्ट 2 बजे भाई तम पत कड़ियो तय बन मसा कड़े बच कस फैमिली मेंबर छु ये रोजान लकड़ बड़ वो करीबन लगभग अच्छा वो लगभग 3 फैमिली छु क्या डिमांड छु करान वही तो मत था बेका। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ये यहाँ पे जो है नज़ीर साहब ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं बचा। अगर देखा जाए जो घर गृहस्थी का सामान के साथ साथ अगर जो देखा जाए पूरा मकान जो है बिल्कुल खाकिस्तान हो चुका है। और इनका कहना है कि हमने मुश्किल से जो है अपने बच्चों को यहाँ से निकाला, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको यहाँ से निकाला और जान बचाने की कोशिश की। और बाकी जो मकान के जितना भी जो भी सामान था वो खाकिस्तान हो चुका है। और साथ ही साथ जो मस्जिद नज़दीक में जो एक मस्जिद थी वो भी जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इनकी यही डिमांड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से जो है ये ऑनरेबल DC जो डॉक्टर सारिश असगर जो है DC मैम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लिए जो है कोई इंतजाम किए जाए क्योंकि अभी जो है सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब ये बेचारे कहाँ रहेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इनकी जो है भरपूर हेल्प करनी चाहिए और लोगों को भी चाहिए कि इसमें जो है इनको ताउन की जरूरत है। आप बने रहिए JK 24/7। जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने फाइनल आज जीता कि हमारे टीम के कप्तान भी दर्दिश गोनी है, वो हमको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। इस टीम को मुसविर है, इरफान ला रहा है, बैकअप करते हैं अपने प्लेयर्स को ताकि ये भी अच्छा क्रिकेट खेले। और हम शुक्रगुजार है यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया थ्रू द टूर्नामेंट और अंजाम दिया। यहाँ पे मेरे ख्याल से 20-25 दिनों में टूर्नामेंट ख़त्म किया है और इनिशिएटिव बहुत अच्छा था यहाँ पे इनॉग्रेशन करने का। इन्होंने लीग में ये शुरू किया था ये टूर्नामेंट, तो अच्छा लग रहा है। देखिए सलीम साहब, ये बहुत बहुत शुक्रिया है DDC कंगन और SDM साहब कंगन का। ये हमारी बहुत देरीन मांग थी यहाँ पर जो आज फुलफिल हो गई। इसके लिए हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है हाउ टू एक्सटेंड आवर थैंक्स टू DDC कंगन एंड SDM कंगन। तो हम ये बहुत ज़्यादा देरीन मांग थी यहाँ पर और इन्होंने अपने फंड से दिया है DDC साहिबा ने, तो उसके लिए हम इनको सल्यूट करते हैं। वी आर थैंकफुल टू हर। ये यहाँ की बहुत ही पुरानी डिमांड थी, बीरीना मांग थी यहाँ की यूथ्स की कि यहाँ पे स्टेइंग अरेंजमेंट नहीं है शेखुल आलम स्टेडियम में। तो ये मैंने आज इनके अपने DDC के अपेक्स जो हमारा प्लान है 10 लाख रुपए इनको दे दिए। तो आज ये हमने स्पोर्ट्स को ये डोनेट कर दिया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे जो भी इनकी डिमांड्स होंगी वो सारी फुलफिल हो जाएंगी। तो जो भी यहाँ की नीड्स होगी ग्राउंड स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी इनकी नीड्स होगी वो आने वाले वक्त में मैं वो नीड्स इनकी सारी पूरी कर। सांबा के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद हूं जो स्टेडियम स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ JNK के अंडर है और यहां पर इसी स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ JNK के अंडर काम कर रहे टेम्परेरी एम्प्लॉयज जो यहां एज ए सफाई कर्मचारी काम करते हैं, एज ए चौकीदार काम करते हैं, वो आज काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है क्योंकि पिछले 10 महीनों से इनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और इनके त्यौहार भी काले गए हैं। चाहे वो दीपावली हो, नवरात्रे हो, दशहरा हो, कोई भी त्यौहार जो वो अच्छे से नहीं मना पाए। इसमें कुछ युवा एम्प्लॉयज़ भी हैं और आप देख रहे हैं कि पीछे जो
एज्ड एम्प्लॉयज हैं वो भी हैं, लेकिन जो एज्ड हैं उनके घर पे परिवार बच्चे आखिर उनका किस तरह से पालन पोषण कर पा रहे हैं, या ये तमाम एम्प्लॉयज किस तरह से अपना घर चला रहे हैं, ये आज इतनी ज़्यादा मुश्किल में आ चुके हैं कि यहाँ सैलरी ना होने से इनको जो है वो घर चलाना मुश्किल हो चुका है। लेकिन सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जे के ऊपर कि आखिर क्यों सैलरी रिलीज नहीं की जा रही। जो ये ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे हैं, ठेकेदार बताया जा रहा है कि उसने कई बार बिल्स जो ऊपर दिए हैं लेकिन अभी तक बिल्स पास नहीं हो रहे और आज ये सफर कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या कारण है, लेकिन इन्होंने आज प्रदर्शन करके यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जो जे के अंडर ये जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम पे ताला लगा दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो हालात पूरे बने कि तनख्वाह आपको नहीं मिल पा रही, कब से ये पूरा मसला बना है और क्या कुछ हायर अथॉरिटी आपको कह रही है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, जो हमारी सैलरी पेंडिंग है वो जनवरी 1 2022 से लेकर टिल डेट तक है। हमने जितनी बार भी अपने ठेकेदार से पूछा कि हमारी सैलरी क्यों नहीं मिल रही, वो बोलते हैं कि जो हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है नुजरत कुल, वो हमारे बिल क्लियर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही वो नहीं पता। हम अपने मैनेजर से भी बोलते हैं कि सर हमारी सैलरी दिलवा दो। वो बोलते हैं कि बेटा देखो, हमारा काम है अटेंडेंस बना के भेजना, हम भेज रहे हैं, हम डीएसओ को भेज रहे हैं, उनसे जाके कंफर्म कर लीजिए आप एक बार। उनको कॉल करते हैं, वो बोल रहे हैं हमने आगे भेजी हुई है, जब भी क्लियर होगा आपको मिल जाएगी। बात ये है कि नुजरत गुल मैम बिल क्यों नहीं क्लियर कर रहे? शायद उनको कुछ हमारी सैलरी में से पैसे चाहिए होंगे, हम दे देते हैं। अगर जितने चाहिए बता दे, एक सैलरी दे देते हैं। 20 लड़के हैं, एक सैलरी दे देंगे। अगर हमसे ही लेने हैं पैसे तो शायद कश्मीर डिवीजन से भी लिए होंगे, क्योंकि उनकी हर एक पेमेंट क्लियर हो रही है, जम्मू की नहीं हो रही। अभी हमारे इतनी टाइम हो गया, सैलरी नहीं मिल रही। नुजरत गुल मैम चाहते क्या है हमारे से? और जितने भी हमारे 20 लड़के हैं, अलग अलग ग्राउंड से आए हुए हैं, कोई गुड़ा से आया हुआ है, कोई बड़ोड़ी से आया, परमंडल से आया हुआ, कोटली मरकलियाँ से आया हुआ है। हमने सारे ग्राउंड बंद कर देने हैं। इंडोर स्टेडियम आज बंद कर दिया है, बाकी भी कर देंगे। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होगी। जो भी आएगा हम उसको बोल देंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हम नहीं करने देंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, हमारे अगेंस्ट FIR लगे या कुछ भी हो, हम ना खोलने देंगे ना कोई एक्टिविटी करने देंगे। तो यहाँ पर जो मैनेजर काम कर रहे हैं उन्होंने भी कोई संज्ञान ले लिया, कोई बात ऊपर तक पहुंचाई जाती? अभी जो मैनेजर हैं, अगर वो आगे लेके जाएंगे ना, तो मैम अगर वो हमारी बात आगे लेके जाएंगे तो वो एक ही काम करेंगे, वो उनकी ट्रांसफर कर देंगे। इतना ही कर सकते हैं वो, या बिल क्लियर नहीं करेंगे या तो फिर ट्रांसफर कर देंगे। उनको सिर्फ इतना ही आता है और कुछ नहीं कर सकते। और मैम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे बिल क्लियर नहीं हुए थोड़े दिनों में तो हम आपके ऑफिस में आके भी प्रोटेस्ट करेंगे। बाद में ऐसा ना हो कि आपको भुगतना मुश्किल हो जाए। हमने लेबर कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी थी, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। हमने अपने सरपंच साहब, DDC चेयरमैन, BDC चेयरमैन सबसे कॉल करवाई, मैडम जी फ़ोन ही नहीं उठाते। लास्ट में हमने थक हार के BJP के लीडर जो सुरजीत सिंह तलातिया हैं उनसे भी कॉल करवाई। उन्होंने बैक टू बैक 10 कॉल किए, तब भी कॉल नहीं उठाई। तो मैम शायद अपने आप को खुदा समझ बैठी हैं कि मैं नीचे के लोगों को कुछ समझती ही नहीं, ये कीड़े मकोड़े हैं, हम इनको कुछ समझते ही नहीं। किस तरह से आपने त्यौहार मनाए? अपने तमाम त्यौहार अभी गुजरे, अभी कल ही दीपावली का त्यौहार हुआ, तो किस तरह से आपने त्यौहार? सर बिना पैसों के क्या त्यौहार? दिवाली तो हमारी काली ही गई हुई है। हमारे एक भाई हैं, अभी उनके बेटे ने 12th क्लियर की हुई है। अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो स्कूल से उनकी मार्क लिस्ट ला सके अपने बेटे की। 30,000 रुपये पेंडिंग थी। वो इसी होप में थे कि दिवाली तक हमारे पैसे आ जाएंगे, मैं अपने बेटे की मार्क लिस्ट लाऊंगा। कोई मसला हल नहीं हुआ। लास्ट में हमने पैसे काउंट करके थोड़े से ऐसे आगे पीछे से करके उनको 30,000 रुपये दिया और उनके बेटे की कॉलेज में एडमिशन करवाई है। मैडम जी थोड़ी शर्म करो, जो शर्म नाम की चीज़ होती है वो थोड़ी सी करो। शायद आपकी सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए, यहाँ पे सिर्फ 6500 है और 6500 से आपका कोई भला नहीं होगा, दे दो। बिल्कुल। आप यहाँ पर आए आगे, आप यहाँ पर आए आगे। क्या नाम है आपका? सर रसपाल चंद। कितनी दिक्कत आ रही है परिवार? दिक्कत सर बहुत आ रही है। अभी तो दुकानदार भी नहीं है, दे रहे हैं। तो क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है ऊपर से? ऊपर से सर कुछ नहीं मिल रहा। हम बात करते हैं तो बोलते हैं अभी आ जाएगी, 1 हफ्ते में आएगी, 2-3 दिन में आ जाएगी, बस यही बोलते हैं जी। हाँ जी, काफ़ी मुश्किलें मुश्किल है अभी। बिल्कुल। तो ये तमाम एम्प्लॉयज़ जो है इनको काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। आपसे भी इन शॉर्ट जानना चाहूँगा, ये आखिर चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? पहले तो ये था कि जिनको नौकरियां नहीं मिल रही वो लोग सड़कों पर हैं, आज भी वो सड़कों पर है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो भी सड़कों पर है। जम्मू कश्मीर में चल रहा है अमृतकाल में भ्रष्टाचार, अमृतकाल में बेईमानी चल रही है, लूट खसूट चल रही है, लोगों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आपने अभी इनके चेहरों पर कैमरा लगाया, कितने मायूस चेहरे हैं। क्या इनके पास और कोई ऑप्शन हो सकता है? क्या इनको बंदूक देकर के बॉर्डर पे भेज सकते हैं लड़ाई करने के लिए? और पेंटर्सों की नौकरी आजकल के दिन में करता कौन है? एक घर में अगर सफाई वाला भी रखना हो वो भी आपको हेल्पर नहीं मिलेगा 6500 रुपये में। आप इनका अधिकार खा रहे हैं, आप इनका हक खा रहे हैं। और मेरा तो इनमें से एक भाई अपंग है, उसका तो एक हाथ ही नहीं है।
आप अभी उनको बुला करके उन पर कैमरा लगाएंगे, उनका एक हाथ कटा हुआ है। आप दिव्यांग व्यक्तियों का आप अधिकार हक खा रहे हैं, आप शोषण कर रहे हैं। और इनमें से बड़े सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में इनके माता पिता मजबूर हैं, इनके बच्चे भी मजबूर हैं, कहाँ जाएं। और फिर साथ में मेरे वो भाई हैं जिनके अपने माता पिता ही नहीं है, जिनके सर पर उनके पिता का साया नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है, जिनके माता पिता इन पर निर्भर हैं। आप उनका 500 रुपया खा रहे हैं। ये चल रहा है इस अमृत काल में, ये चल रहा है भ्रष्टाचार का काल चल रहा है ये। और सिर्फ नारे दिए जाते हैं एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के, लेकिन ये सरकारी जो दावे हैं ये सारे वादे और दावे खोखले हैं। लोगों के साथ इस प्रकार का अन्याय मत करो। हम भी इस अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। ये मेरा भाई आ गया, देखिए इसका हाथ, ये नुजरत मुल मैम जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, देख लें आप इस हाथ की कमाई खा रहे हैं। आपका आने वाला जीवन कैसा होगा, आगे क्या आपको मिलेगा, ये भगवान देख रहा है। आप बचेंगे नहीं, आप बहुत अफसोस है, इतनी निंदा है, हद से ज्यादा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? तो लगातार यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी खेल चुके हैं या तमाम इस तरह की एक्टिविटीज इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, लेकिन उसी स्टेडियम में आज ताला लगा। कितना अफसोसजनक है कि आज इनका हक इनको नहीं मिल पा रहा और इनको ये स्टेप उठाना पड़ा। सर सबसे पहले तो हम इन युवाओं के लिए खड़ेंगे और इन्हीं का स्टैंड देंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जब यहाँ पे टूर्नामेंट्स होती हैं, ये लोग यहाँ पे हमारे 200 बच्चे आते हैं, उनको पानी वगैरह ये लोग पिलाते हैं। अगर कोई भी इन फ्यूचर दैट बाहर से भी सामान लाना होता है तो ये लोग दिल से ये हमारे वहाँ पे हेल्प करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं। मतलब आप मान सकते हैं कि एक 6500 की नौकरी में इन्होंने किसी भी प्रकार की अपनी कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी। बट मैं ऋषि जी आपको एक बात साफ बता दूँ, जो बोर्ड लगा हुआ है ना सामने, मैं आपको स्पष्ट करूँ, कैमरे पर लगाइए, माई यूथ माई प्राइड, ठीक है। इनके नाम से यहाँ पे टूर्नामेंट कराई जाती हैं, ठीक है। सांबा के लोगों को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे कोई टूर्नामेंट चल रही है। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक दिन की टूर्नामेंट करवाते हैं, जहाँ पे VIPs को बुला के उनके स्नैप्स वगैरह खिंचा के एक ही दिन में टूर्नामेंट होती है, एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। सांबा के युवाओं को तीसरे दिन जाके पता चलता है कि यहाँ पे कुछ टूर्नामेंट हुई है, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है सांबा में खेलने वाले, लेकिन उनको पता ही नहीं, उनको कोई संज्ञान ही नहीं है यहाँ पे कोई टूर्नामेंट है। जहाँ पे सिर्फ टूर्नामेंट के नाम से सिर्फ फ्रॉड चल रहा है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, सांबा के युवाओं के साथ कोई भी ऐसा खिलवाड़ ना करें जिससे सांबा के लोग जो है रोष प्रकट करें। जितने भी हमारे जहां पे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हमें देख रही है, आप देखिए कश्मीर के अंदर पिछले 15 दिन से बुशू की वहां पे गेम्स हो रही हैं स्टेडियम के अंदर। आप क्रिकेट एसोसिएशन की देखिए वहां पे चल रही है, फुटबॉल टूर्नामेंट चल रही है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रही है, बांदरबल में चल रही है। उसके बाद आप देखिए हर जगह, हर आपको कश्मीर के डिवीजन में आपको हर जगह टूर्नामेंट दिखेंगी। लेकिन जम्मू प्रोविजनल, सांबा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देख लीजिए, ऐसा कोई भी प्रोग्राम मिले नहीं है जो जहां पे इन्होंने दिल से कराया। हम चाहते हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है तो इस चीज की कानूनी कार्रवाई की जाए और इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये तमाम टेम्परेरी एम्प्लॉयज जो अपने हकों को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा में आज ताला लगा दिया गया है क्योंकि तनख्वाह इनको नहीं है और किस तरह से अपना घर चला रहे हैं, इसको लेकर संज्ञान लेना होगा जो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ J&K है और जल्द से जल्द इनकी तनख्वाह जो है वो रिलीज करनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हालात जो है वो काफी बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए हम भी अपील करेंगे कि इन तमाम टेम्परेरी एम्प्लॉयज के बारे में सोचा जाए जो आज काफी ज्यादा परेशान है। अपनी तनख्वाह ना मिलने पर, जो 10 महीने से तनख्वाह न मिली, 6500 रुपए इनकी महीने के दौरान वो भी नहीं मिल पा रही। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया।